हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ट्रिकी जूलॉजी बाय डॉक्टर एस के सैनी। सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक हम करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेल का एक ऐसा टॉपिक है जो अपने एक जनरल लाइफ के अंदर एक फैक्ट्री कह सकते हैं। फैक्ट्री का काम होता है किसी सब्सटेंसेज को, मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है। सेल भी अपने एक जनरल लाइफ की तरह काम करती है। इस सेल के सिद्धांत पर हम हमारे जीवन में वो काम करता है। तो सेल के अंदर वेरियस जो सब्सटेंसेज है वो यहाँ पर जो फैक्ट्री के रूप में यहाँ फॉर्म करते हैं सब्सटेंसेज और वेरियस सेल ऑर्गेनल के द्वारा। उसके बाद में फाइनलाइजेशन करने का काम है वो गोल्जी बॉडी करती है। फाइनलाइजेशन करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो गोल्जी बॉडी करती है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम भी इसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, इसे बेकर बॉडी के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक वैज्ञानिक है जिसे अपन कहते हैं कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी एक न्यूरो साइंटिस्ट, इटालियन न्यूरो साइंटिस्ट वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। और किस में डिस्कवर किया था? तो बार्न ओवल में इसे डिस्कवर किया था। बार्न ओवल में जब नर्व्स की वो डिस्कवरी कर रहा था, नर्व्स पर काम कर रहा था, उस समय कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस को देखा। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नीट का बनता है कि किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी जो न्यूरो साइंटिस्ट। बार्न ओवल एक जो एनिमल है, जो अपन कह सकते हैं खेतों में रहने वाला ओवल है, उसकी नर्व सेल में सबसे पहले गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। इसके बाद में गोल्जी बॉडी की संख्या की बात करेंगे, किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर गोल्जी बॉडी की संख्या कितनी होती है। तो मोस्ट ऑफ सेल के अंदर गोल्जी बॉडी की नंबर है वो संख्या एक होती है। बट यहाँ पर वेरिएबिलिटी भी शो करती है क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ सेल में एक होती है। एक ही है क्योंकि बहुत बड़े आकार की गोल्जी बॉडी है। जैसे आपके सामने एक डायग्राम रखा गया है, वो ये बता रहा है कि यहाँ पर एक बड़े आकार की है तो एक ही बहुत सारा काम कर लेती है। लेकिन कई हाइपर जो सेंसिटिव सेल है या अब ज्यादा वर्क कर रही है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके अंदर गोल्जी बॉडी की संख्या एक से अधिक हो सकती है। यहाँ जैसे अपने पैनक्रियाटिक सेल है, लिवर सेल है, इनके अंदर एक से अधिक हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ सेल के अंदर गोल्जी बॉडी की संख्या एक होती है। यहाँ अब गोल्जी बॉडी की और अपन आगे देखें किस में पाई जाती है गोल्जी बॉडी, कहाँ उपस्थित होती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। तो आप प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे, यहाँ पर जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी है वो एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल है, आपको पहले बताया था, यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर गोल्जी बॉडी है वो पाई जाती है। या तो होना या न होना इस आधार पर अपन देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में पाई जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी यूकैरियोटिक सेल है आरबीसी, जिसके अंदर गोल्जी बॉडी है वो नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। तो ये अपन उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बता सकती है। तो ये अक्रेंस होगी, संख्या की अपन ने बात कर ली। इसके बाद में तीसरी जो एक सेल ऑर्गेनल की स्टडी करते हैं, तो तीसरी चीज आती है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, गोल्जी बॉडी कैसे बनती है, कहां पाई जाती है, सेल के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, कैसे क्या इसकी स्थिति होती है। तो इसमें देखिएगा, स्थिति की बात करें और पोजीशन की बात करें तो कंपोनेंट के रूप में अपन देखें तो एक गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन में तीन कंपोनेंट भाग लेते हैं। नंबर 1 है यहाँ सिस्टर्नी, नंबर 2 है यहाँ पर वेसिकल्स और नंबर 3 है यहाँ पर ट्यूबुल्स। 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट फाउंड इन दी गोल्जी बॉडी। सेम कंपोनेंट है वो ईआर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये अलग फंक्शन करते हैं, वहां पर अलग फंक्शन करते हैं। ओरिजिन के बेस पे माना भी गया है कि गोल्जी बॉडी का ओरिजिन है वो ईआर के वेसिकल्स से हुआ है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसलिए बहुत सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम है। तो यहाँ फर्स्ट सिस्टर्नी है, सेकेंड वेसिकल्स है और थर्ड यहाँ पर ट्यूब्यूल्स है। तो सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स क्या है, ट्यूब्यूल्स क्या है, पोजिशन क्या है। तब देखिए अपन एक सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज करो ये एक सेल है, एक कंप्लीट सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर पाई जाती है ईआर पाई जाती है। इस प्रकार से ईआर, ये ईआर पाई जाती है। न्यूक्लियस के पास में जो ईआर है वो आर ईआर होती है। तो इस प्रकार से ये ईआर उपस्थित है और इसके दूर है, अपन जैसे जैसे दूर की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो ईआर होगी वो ईआर होगी यहाँ कौन सी एस ईआर। लेकिन यहाँ इसकी स्ट्रक्चर को अपन देखें तो गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी है, यहाँ पर उपस्थित होती है आर ई आर, ये यहाँ पर आर ई आर है, इस प्रकार से ये आर ई आर है और यहाँ पर गोल्जी बॉडी है प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से ये गोल्जी बॉडी स्मॉल स्ट्रक्चर अपन देखें तो इस प्रकार से ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो एक साइड में तो ये आर ई आर कह सकते हैं और या अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस कह सकते हैं, दूसरी साइड में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी इसके बिटवीन
आरईआर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो गोल्जी बॉडी यहाँ उपस्थित होती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बना कि गोल्जी बॉडी की एक साइड में कौन है, यहाँ पर आरईआर है, दूसरी साइड में यहाँ पर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब किस साइड में आरईआर है, किस साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये सिस्टर्नी के शेप पर डिपेंड करता है। ये सिस्टर्नी जितने भी है, तो यहाँ पर ये दिखाए गए तंतु रचना दिखाई गई, ये सिस्टर्नी यहाँ पर है। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये यहाँ पर सिस्टर्नी दिखाई देती है। एक सिस्टर्नी की संरचना इस प्रकार से थोड़ी कर्व लिए हुई होती है। ये एक सिस्टर्नी है, ये यहाँ पर एक सिस्टर्नी है, ये यहाँ पर एक सिस्टर्नी है, जो इसको और बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। इस कर्व रूपी रचना में आप देखोगे कि दो साइड है, एक इस साइड में यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और दूसरी साइड में ये साइड है, इस साइड में यहाँ पर है आरईआर कह सकते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपन कह सकते हैं। ये दो साइड है। अब लेंस के बेस पे आप देखोगे, इस साइड को देखोगे तो ये साइड थोड़ी उभार लिए हुए, इसे अपन कहेंगे कॉन्वेक्स, इस साइड को कॉन्वेक्स कहेंगे, इस साइड को आप कहोगे कॉन्केव कहोगे, यहाँ पर इस साइड को आप कॉन्केव कहोगे। तो एक सिस्टर्नी की दो साइड हो गई, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स साइड हो गई, दूसरी यहाँ पर कॉन्केव साइड हो गई। कॉन्वेक्स साइड है, इस साइड को अपन कहेंगे फॉर्मिंग फेस है, फॉर्मिंग फेस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ लिखा है ये फॉर्मिंग फेस है। या जबकि कॉन्वेक्स साइड है इसको अपन कहेंगे फॉर्मिंग फेस, कॉन्केव साइड है इसको अपन मेजरिंग फेस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मिंग फेस के लिए एक वर्ड और भी काम में लिया गया, इसे सीस फेस भी कहते हैं, जबकि मेजरिंग फेस है इसे ट्रांस फेस के नाम से भी जाना जाता है। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मिंग फेस है आल्सो नोन एज सीस फेस एज वेल एज मेजरिंग फेस आल्सो नोन एज ट्रांस फेस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सीस फेज किस और यहाँ प्रेजेंट है और ट्रांस फेज किस और प्रेजेंट है, टुवर्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टुवर्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब देखिएगा यहाँ कॉन्वेक्स है, वो यहाँ पर कॉन्वेक्स कौन सी फेज है, यहाँ पर आप कहोगे सीस फेज है। और सीस फेज कहां पर है, यहाँ पर आरईआर की साइड में, ये आरईआर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ कॉन्वेक्स फेज टुवर्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आरईआर, बट या कॉन्केव फेस टुवर्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहां तक समझ में आ गए होंगे। तो मैंने ये सिस्टर्नी की बेस पे यहाँ बताया, सिस्टर्नी की दो साइड हुई, एक यहाँ कॉन्केव है, एक यहाँ कॉन्वेक्स है। तो कॉन्केव साइड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर यहाँ उन्मुख रहती है, दर्शाती है, जबकि कॉन्वेक्स साइड है यहाँ पर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आरईआर की साइड में उन्मुख रहती है। तो ये बात आपकी यहाँ समझ में आ गई। कॉन्वेक्स को अपन मैं कहते हूँ कि फॉर्मिंग फेज है, और दूसरी वेसिकल साइड है या मैच्योरिंग फेज है, इसको अपन ट्रांस फेज भी कह सकते हैं या इसे कॉन्केव फेज भी कह सकते हैं। ये कॉन्केव साइड है या। तो ये बात हुई है सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसे एसईआर के समान अपन मान सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये चिकनी सतह के रूप में इस प्रकार से सिस्टर्नी पाई जाती है जैसे एसईआर होती है। एसईआर पर कोई राइबोसोम नहीं होता, यहाँ पर भी कोई राइबोसोम नहीं होता है। तो एक एसईआर जैसी सिस्टर्नी अपन यहाँ पर मान सकते हैं। इसी प्रकार सिस्टर्नी के जो एंड होते हैं, ये बल्किंग एंड होते हैं, फुले हुए एंड होते हैं। यहाँ पर ये एंड दिखाए गए हैं, ये एंड है बल्किंग एंड है। ये बल्किंग एंड है, वो छोटी छोटी संरचनाएं लगातार बनाते रहती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को अपन वेसिकल्स कहते हैं। इस वेसिकल्स में अनेक सब्सटेंसेज है वो भरे रहते हैं, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो सब्सटेंसेज यहाँ पर भरे रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो इसकी सिंगल मेम्ब्रेनस, आपको पता है गोल्जी का मैंने कहा कि एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से कुल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी संख्या अनेक होती है, तो वो यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि एक गोल्जी बॉडी की संरचना इस प्रकार से आप दिखा सकते हो, इसकी पोजीशन इस प्रकार से दिखा सकते हो। अब ये गोल्जी बॉडी करती क्या है, किस प्रकार से ये फंक्शन करती है, क्या करती है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, या ये जो सिस्टर्नी है इसकी संरचना क्या पाई जाती है। तो इस सिस्टर्नी में भी देखिए तीन प्रकार की सिस्टर्नी यहाँ पर उपस्थित है। नंबर 1 इज शीश सिस्टर्नी, शीश साइड। नंबर 2 इज ट्रांस सिस्टर्नी, तो सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में जो ऊपर की सिस्टर्नी है उसे ट्रांस सिस्टर्नी, और जो नीचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ सिस्टर्नी है उसे शीश सिस्टर्नी कहते हैं। लेकिन इसके बीच की सिस्टर्नी है, इसके बीच में जितनी भी सिस्टर्नी पाई जाती है इसको अपन मीडियन सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी सिस्टर्नी को मीडियन सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं। ये अब ये तीनों प्रकार की सिस्टर्नी एक्चुअल में करती क्या है, तब देखिएगा किसी भी ईआर, यहाँ इस साइड में क्या है आरईआर है, इस आरईआर पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम यहाँ पर क्या है प्रोटीन बनाएंगे, यहाँ पर ये प्रोटीन है, यहाँ ईआर के वेसिकल्स के अंदर यहाँ भरे जाएंगे। ये प्रोटीन ईआर के वेसिकल्स के अंदर भरे जाएंगे। यहां से इस प्रोटीन युक्त वेसिकल्स को, जिसे ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग वेसिकल्स कहते हैं, ये वेसिकल्स आते हैं यहाँ पर शीश फेस के अंदर।
जिसे फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मिंग करने वाले एंजाइम इसके अंदर अधिक होते हैं और ये फिर सिस्टनी के पास में आके, इस मेम्ब्रेन के पास में आके, और इसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस भरे होते हैं वो इसके अंदर यहाँ सेंड कर दिए जाती है। यहाँ ध्यान रखें, ये जो वेसिकल्स है वो डायरेक्ट यहाँ पर अंदर एंटर नहीं करती, इसके सब्सटेंसेस इसके अंदर यहाँ भर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर ये जितनी भी सिस्टनी है, ये कोई भी सब्सटेंसेस आता है, इस सब्सटेंसेस में चेंजेस करती है। क्या चेंजेस करती है, क्या परिवर्तन आता है? तो सबसे पहले वो सब्सटेंसेस जो भी है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई और अन्य सब्सटेंसेस हो सकता है, उसका मॉडिफिकेशन करेगी। सबसे पहली क्रिया ये यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेगी। कौन सी सिस्टनी है वो यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेगी। इसके बाद में दूसरी क्रिया होगी, इस क्रिया को अपन कहेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की क्रिया होगी। सॉर्टिंग की क्रिया कौन करता है यहाँ पर? ये केमिकल यहां से फिर आता है मीडियन सिस्टर्नी के अंदर। ये मीडियन सिस्टर्नी है, ये मीडियन सिस्टर्नी है। इसके अंदर सॉर्टिंग होती है उस सब्सटेंसेज की। यहाँ पर जैसे यहाँ राइबोसोम ने प्रोटीन भेजी, ये प्रोटीन इसमें आई। अब कौन सी प्रोटीन किसी एंजाइम बनाने हैं, कौन सी प्रोटीन हार्मोन बनाने हैं, इस प्रकार की सॉर्टिंग कौन करता है? ये मीडियन सिस्टर्नी, बीच की सिस्टर्नी है, वो सॉर्टिंग करने का काम करती है। फिर धीरे धीरे जब सॉर्टिंग हो जाती है तो इसके बाद में वेसिकल्स के अंदर पैकेजिंग का काम होता है। यहाँ पर पैकेजिंग का काम होता है। तो ये पैकेजिंग का काम होता है। ये यहां पर मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और पैकेजिंग, ये तीन क्रिया हो रही है। इस क्रिया के तहत मीडियन सिस्टर्नी और यहाँ पर क्या कर रही है, इस पैकेजिंग जैसी होगा। पैकेजिंग का काम यहाँ पर ऊपर आते आते फॉर्मिंग फेस में जाके यहाँ पर पैकेजिंग होगा और ये पैकेज करने के बाद में इन वेसिकल्स को यहाँ पर वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये वेसिकल्स बन जाती है यहाँ, जिसमें एक मॉडिफाइड प्रोटीन, एक मॉडिफाइड हार्मोन, एक मॉडिफाइड एंजाइम यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो मीडियन सिस्टर्नी है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या करती है कि जो भी प्रोटीन आई थी, इस प्रोटीन के साथ में कोई भी शुगर, कोई भी शर्करा है वो साथ में जुड़ेगी और इसे ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कर ग्लाइकोप्रोटीन बना देगी। या जो भी प्रोटीन यहाँ पर आई थी, या अपन कह सकते हैं जो भी प्रोटीन यहाँ पर आई थी, इसके साथ में शुगर जोड़ देगी तो आप बना दोगे ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ पर मान लो कोई लिपिड आई है तो इसके साथ में शुगर जोड़ दोगे तो यहाँ पर बन जाएगी ग्लाइकोलिपिड कहेंगे यहाँ पर। तो ग्लाइकोलिपिड का निर्माण है यहाँ पर किसके द्वारा? मीडियन सिस्टर्नी के द्वारा किया जाता है। या फिर लिपिड और प्रोटीन आते हैं, उनको यहाँ पर जोड़ के लाइपोप्रोटीन बना दिए जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर किया जाता है। तो ये लाइपोप्रोटीन कौन बनाता है? मीडियन सिस्टर्नी के द्वारा बना। तो सब्सटेंस आपके पास में क्या बना? ग्लाइकोप्रोटीन बना। क्या बना? ग्लाइकोलिपिड बना। क्या बना? लाइपोप्रोटीन बना। ये सब कौन करता है? ये सिस्टर्नी करती है। और इसे बनाने की क्रिया को, इन सब क्रिया को अपन एक वर्ड काम में लेते हैं, इसे ग्लाइकोसाइलेशन के नाम से, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन, ये भी यहाँ वर्ड काम में लेते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन कौन करता है यहाँ पर? तो ये काम है सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी में भी मीडियन सिस्टर्नी का। जैसे ही लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है, यहाँ ये बनने के बाद में यहाँ पर पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग करके और इन वेसिकल्स के अंदर इसे भर दिया जाता है। जैसे जैसे ये वेसिकल्स के अंदर भरे जाते हैं, फिर इसे क्या करते हैं, सेल से बाहर वहां पर रिलीज करते हैं। और सेल से बाहर कहाँ? ईसीएफ में यहाँ पर जाएगा मटेरियल, और ईसीएफ से फिर ब्लड में सर्कुलेट होकर वो मटेरियल सेल के विभिन्न पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है और वहां पर वो जाके एक्ट होता है। इस प्रकार की प्रोटीन मोस्टली क्या होती है? तो इसमें जैसे मान लो हार्मोन है, वो भी क्या है? एक प्रकार की प्रोटीनस पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, वो इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम है, गोल्जी बॉडी, इसी विधि के द्वारा पैकेजिंग कर करके सेल से बाहर है वो भेज दिया जाता है और डेस्टिनेशन सेल तक यहाँ पर पहुंचता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म है इससे गोल्जी गाय की, सिस्टर्नी की। तो ये आप यहाँ पर बात समझ गए होंगे यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से हार्मोन, एंजाइम या अदर जो भी केमिकल है उसको यहाँ पर क्या है, सेंड किया जाता है। तो ये ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन की गोल्जी सिस्टर्नी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया की जाती है। इसके अलावा कुछ मटेरियल इस सिस्टर्नी के द्वारा बनाए जाते हैं, वो ओवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बनाए जाते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही जाते हैं और उस मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग करने में क्या है, हेल्पफुल है। जैसे कहीं पर मेम्ब्रेन टूट फूट हो जाए तो या डैमेज हो जाए या न्यू मेम्ब्रेन बनानी है तो ये मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है। कंटिन्यू गोल्जी बॉडी है यहाँ से भेजती है इन मटेरियल को पैकेजिंग कर करके। तो
इस प्रकार से सीक्रेट कर रही है, एक दो काम कर रही है यहाँ गोल्जी का। एक तो क्या पदार्थों को बाहर की ओर सीक्रेट कर रही है और दूसरा यहाँ पर क्या पैकेजिंग कर रही है। तो मेनली यहाँ पर क्या दो फंक्शन हो गए, एक सीक्रेशन और एक पैकेजिंग। तो ये आपकी बात यहाँ समझ में आई होगी। अब गोल्जी बॉडी कई बार पूछ लेती है कि एक गोल्जी बॉडी है, उसकी सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी का डायमीटर कितना होता है। तब आप देखिएगा एक सिस्टर्नी का डायमीटर है नियर अबाउट 15 to 20 माइक्रोन और दो सिस्टर्नी के बीच में एक गैप पाया जाता है। ये गैप कितना होता है, तो ये भी यहां पर फिक्स है, ये 20 to 30 म्यू माइक्रोन या गैप होता है। एक बार इसे पूछ लेते हैं कि जो सिस्टर्नी है ये कितनी मोटी होती है अंदर से, इसका डायमीटर क्या है। तो नियर अबाउट 10 to 20 या 15 to 20 म्यू माइक्रोन और दो सिस्टर्नी के बीच में जो गैप पाया जाता है ये गैप कितना होता है 20 to 30 गैप ये पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसके सिस्टर्नी के किनारे बल्जिंग हो के यहाँ पर बडिंग के द्वारा कंटिन्यू यहाँ पर वेसिकल्स बनाते रहते हैं और ये वेसिकल्स फिर पैकेज होके और बाहर की साइड में मटेरियल यहाँ पर सीक्रेट करती है। तो ये एक सिस्टम चलता है इस प्रकार से। इस सिस्टम समझ में आया होगा कि राइबोसोम ने यहाँ प्रोटीन बनाई, प्रोटीन यहाँ पर सिस्टर्नी के अंदर एंटर हुआ, फिर यह मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन होने के बाद में सोल्टिंग होती है। जैसे अपन नॉर्मल कोई मटेरियल लेके आते हैं फिर उसको सोल्ट करते हैं किसको कहां भेजना है, फिर यहाँ पर सोल्टिंग होती है, सोल्टिंग होने के बाद पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होने के बाद में बाहर भेजा जाता है, बाहर फिर सेल डेस्टिनेशन स्पेस तक भेजा जाता है। तो ये सब काम कौन करता है यहाँ पर, ये गोल्जी का ही करती है। तो इस प्रकार से ये सिस्टर्नी की एक मैकेनिज्म थी यहाँ जो विभिन्न फंक्शन कर रही है, विभिन्न कार्य कर रही है और इस प्रकार से कार्य करके विभिन्न प्रोटीन या अन्य पदार्थ बना रही है। तो ये आप यहां तक समझ में आ गई होगी। केमिकल नेचर इसका देखें अपन, तो केमिकल नेचर में इसके अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पर कार्य करते हैं। एक स्पेशल इसके अंदर विटामिन सी और पाया जाता है। ये कई बार पूछ लेते हैं विच टाइप ऑफ विटामिन फाउंड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडी, तो आंसर होगा विटामिन सी इसके अंदर यहाँ पर उपस्थित होता है इसके अंदर। और एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इसे अपन लास्ट पार्ट बनता है, इसे अपन कहेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से फंक्शन किया जाता है। तो फंक्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन था सीक्रीशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो पदार्थों को सीक्रेट करता है और पदार्थों को पैकेज करता है। तो आंसर होगा गोल्जी बॉडी है। ये नीट के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो गोल्जी बॉडी है वो सीक्रेशन का फंक्शन कर रही है, गोल्जी बॉडी यहाँ पर पैकेजिंग का फंक्शन कर रही है यहाँ पर, इसलिए इसे सेक्रेटरी ऑर्गेनल के नाम से भी जानता है। गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज सेक्रेटरी ऑर्गेनल या पैकेजिंग ऑर्गेनल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ फंक्शन कर रहा है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ये यहां पर दो शब्द काम में लिए जाते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ये करने में कौन सहायक है, तो गोल्जी बॉडी ये काम कर रही है। इसमें भी कौन करता है, तो मिडिल टाइप की जो यहां पर सिस्टर्नी है, ये मैंने आपको बताया था कि यदि प्रोटीन के साथ में शुगर, यदि लिपिड के साथ में शुगर जोड़ दी जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनती है, और या लिपिड और प्रोटीन को जोड़ दिया जाए तो लाइपोप्रोटीन बनती है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन के फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको दे दिया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी प्रोटीन सिरे पर ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड जुड़ के यहाँ पर एज ए रिसेप्टर का और रिकॉग्नाइजेशन का फंक्शन कर रही है। सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्नाइजेशन जो हो रहा है, तो वो सब्सटेंस बनाने में कौन हेल्पफुल है, तो गोल्जी बॉडी हेल्पफुल है। इस प्रकार से ग्लाइकोसाइलेशन में ये क्या है, हेल्पफुल है। तो एक ये यहाँ इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रही है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन का कार्य गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। एक्रोसोम में क्या है, तब देखिए आप स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये जैसे स्पर्म की स्ट्रक्चर है, स्पर्म के हेड के अंदर दो स्ट्रक्चर होती है। ऊपर की तरफ यहां पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसे अपन कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम कौन बनाता है, तो प्रारंभिक तौर पे जो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट होते हैं उसके अंदर यह एक्रोसोम नहीं होता, उसके अंदर गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ये गोल्जी बॉडी फिर मॉडिफाइड होके एक्रोसोम बना लेती है, और ये एक्रोसोम एक जाइंट लाइसोसोम की भांति यहाँ पर
कह सकते हैं एक जाइंट लाइसोसोम है, और ये लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, एक स्टोरेज वेसिकल्स के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो ओवम की मेम्ब्रेन को यहाँ पर डिजोल्व करने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से एक्रोसोम है वो स्पर्म को पेनिट्रेट करवाने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से एक्रोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी अपना योगदान देती है। इस प्रकार ओवम के चारों तरफ अपन देखें विटेलाइन मेम्ब्रेन, ओवम के चारों तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। अपन जब ओवम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ओवम के अंदर यहाँ पर योग पाया जाता है, और इस योग के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है। इस योग के चारों तरफ इस प्रकार से एक मेम्ब्रेन रहती है। इस मेम्ब्रेन को अपन कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। इस विटेलाइन मेम्ब्रेन का निर्माण, जब ओवम का निर्माण होता है उस समय इसी गोल्जी बॉडी के द्वारा विटेलाइन मेम्ब्रेन का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट सेल के अंदर ये डिफरेंट कार्य करने में भी यहाँ पर सहायक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि ये मुख्य कार्य गोल्जी इकाई के द्वारा ये किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि गोल्जी इकाई का ओरिजिन कैसे होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिन कैसे होगा। तो ओरिजिन के लिए कोई स्पष्ट एक अपन कह सकते हैं कोई इसकी थ्योरी नहीं मिली है, फिर भी माना जाता है कि गोल्जी इकाई की उत्पत्ति है वो ER के वेसिकल्स से होती है। उन वेसिकल्स को ट्रांजिशनल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, इससे होती है। ये वेसिकल्स निरंतर जो अपने पहले से बनी हुई वेसिकल्स है उसके साथ में जुड़ के और बनाती है, या ये वेसिकल्स इलोंगेटेड हो गए, पहले सिस्टर्नी बनाती है और फिर उसके बाद में यहाँ पर सिस्टर्नी बना के गोल्जी बॉडी की शेप में या उसका कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से एक काम अपन मान सकते हैं। इसका ओरिजिन ट्रांजिशनल वेसिकल से हुआ है। कुछ थ्योरी ये कह रही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार ये गोल्जी बॉडी के रूप में अपन इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, इसकी संरचना देख सकते हैं, इसका फंक्शन देख सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो आपने वीडियो वॉचिंग किया इसके लिए थैंक्स, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हो, और इसमें और अपना सुझाव और सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।